हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलिए जी शुरू करते हैं। तो देखिए इस काम के लिए आपको थोड़े सामान चाहिए, जैसे कि एक गियर या आप चक्री भी कह सकते हो, एक लेजर जो इस टाइम अपने टोनी भाई साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, कांच, मिरर, ठीक है, और एक BLDC मोटर, हाई स्पीड BLDC मोटर। अब बात आती है कि सामान आपको मिलेगा कहां से। तो देखिए ये जो चक्री है, ये सबसे पहले आप किसी कार मैकेनिक के पास जा सकते हो, उसके पास आपको ऐसा गियर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो आपको महंगा लगे तो आप किसी बाइक वाले के पास जा सकते हो, वहां पर भी मिल जाएगा। अगर आपको और सस्ता चाहिए तो जहां पर गाड़ियां स्क्रैप होती हैं ये, या किसी कबाड़ी के पास जहां पर स्क्रैप का सामान हो, तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। और मैंने आपको बाइक मैकेनिक या कार मैकेनिक से लेने के लिए ही क्यों कहा, उसका भी कारण है। देखिए हमें इस गियर में ना इसके सारे दांत बराबर स्पेस पर चाहिए, यानी कि सबके बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। और इतना बढ़िया प्रिसीशन आपको सिर्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के गियर्स में ही मिल सकता है। देखिए मेरा कहने का मतलब है, जो गियर का दांत है, सारे दांत एक ही साइज के होने चाहिए और सबके बीच में बराबर गैप होना चाहिए। बिना इस प्रॉपर्टी के लाइट की स्पीड को नापने में एरर आएंगे, ठीक है जी। तो बाकी सामान का तो आप जुगाड़ कर लोगे, लेजर ढूंढना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, अमेज़न वगैरह मिल जाएगी। कांच के टुकड़े सबके घरों में मिलते हैं, शीशा आप कहीं से परचेज कर सकते हैं, BLDC मोटर अगर कहीं से भी ना मिले तो आप अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। अब देखो आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि जी आप जो सामान बता रहे हो, क्या इस सामान का इस्तेमाल करके किसी ने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया है? तो हाँ जी बिल्कुल करा है। सन 2018 की बात है, अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन वहां के 2-3 छात्रों ने इन्हीं सामान का इस्तेमाल करके लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया था। और ये रफ्तार एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में लगभग सिर्फ 4-5% का ही एरर था। मतलब वो नापने में लगभग कामयाब ही रहे थे। आप भी कर सकते हो और नाप भी सकते हो। अब आप मेरे से पूछोगे कि जी इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब कि हम लाइट की रफ्तार को कैसे नापेंगे, कोई कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना इसके पीछे। तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये ऐड देखना पड़ेगा, पहले से देख लो फिर समझाता हूं। प्यार की राह में चलना प्यार की राह में चलना Men will be men. तो जी कुछ पल्ले पड़ा? कैसे पड़ेगा, काहे पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सारा ध्यान तो आपका सजनी के चक्कर में गजनी बन चुके भाई साहब पर था। जनाब जिस समय आप गजनी बाबू पर ध्यान लगा रहे थे, उस समय विज्ञान एंट्री मार के निकल भी गया और आपको पता भी नहीं लगा। हाँ बिल्कुल नहीं लगा होगा, मुझे मालूम है। यानी कि लिफ्ट के दरवाजों ने बंद होने में उतना ही समय लिया जितना समय अंकल और आंटी को दरवाजे तक पहुंचने में लगा, यानी कि दोनों का टाइम लगभग बराबर था। और यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये देखो, अब मान लेते हैं कि हमारे महान वैज्ञानिक जो है स्पीड ऑफ लाइट पर दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है जी। और ये दरवाजा बहुत खास है, मुझे इस दरवाजे के खुलने और बंद होने का टाइम मालूम है, यानी कि इस दरवाजे ने खुलने और बंद होने में कितना समय लिया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इस दरवाजे ने उतना ही समय लिया जितना एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जगह से, यानी इस दरवाजे से यहां तक और यहां से वापस आने में लिया। यानी कि दरवाजे का टाइम और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा तय करा गया टाइम, मतलब वेस्ट करा गया तो नहीं कहेंगे, मतलब दौड़ लगाने में जो टाइम लिया गया वो बराबर है, ठीक है जी। दोनों का टाइम बराबर हो गया। मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पीड नहीं मालूम है, लेकिन स्पीड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से दरवाजे से लेके और यहां तक की दूरी नाप लूंगा और उसे डबल कर लूंगा, दुगना कर लूंगा, क्योंकि इन्होंने जो टाइम खर्च करा वो आने और जाने में करा। तो अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया, इस दरवाजे का टाइम आ गया, और ये टाइम उतना ही है जितना इन भाई साहब ने लिया। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों को डिवाइड करूंगा, स्पीड निकल के आ जाएगी। अब अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह पर लाइट होती, यानी फोटोन होता, तो उसकी रफ्तार को भी ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बस यही करने वाले हैं हम। देखो आप सबसे पहले ना इस चीज पे ध्यान दो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देखो ये है अपना लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट जा रही है, शीशे पे टकरा रही है, मतलब ये मिरर है, यहाँ से टकरा रही है, वापस आ रही है, और वापस इस कांच पर टकरा के सीधा जो है ऑब्जर्वर की आंख पर आ रही है, उसे पता चल रहा है कि लाइट टकरा के वापस आ रही है, ठीक है जी। अब देखिए इसकी रफ्तार को हम इतना बढ़ा देंगे कि जो लाइट जाएगी तो सही, लेकिन जब वापस आएगी
तब दांत पे टकराएगी। इसकी रफ्तार को धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। अब इससे होगा ये कि लाइट को जाने का रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन वापस जब वो आएगी टकरा के तब वो दांत पर टकराएगी। और ऐसा हम अचीव कर सकते हैं कैसे? रफ्तार को लगातार बढ़ाकर। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब एग्जैक्ट लाइट को आने जाने में लगने वाला समय और इस गियर के एक दांत को एक दांत की जगह भरने में लगने वाला समय बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर। आप इसे ऐसे समझो कि एक दांत तो ये हो गया और एक दांत ये हो गया, तो जब लाइट गई तो उन्हें खाली जगह मिल गई, लेकिन जब टकरा के वापस आई तो ये दांत यहां आ चुका था और इसने इसको ब्लॉक कर दिया। अब इससे हमारा यह फायदा होगा कि अगर मुझे इसके एक दांत के शिफ्ट होने की या मूवमेंट की टाइमिंग पता लग जाए तो वो टाइम एग्जैक्ट उतना होगा जितना लाइट ने जाने और आने में लिया होगा। और अगर एक बार मुझे टाइम पता लग गया तो मैं लाइट की यहां से यहां तक की दूरी जो कि मैं पहले ही नाप कर बैठा हूं उसे डिस्टेंस को लेकर इस टाइम से डिवाइड कर दूंगा, स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब जो चीज मैंने आपको बताई वो दिखने में कैसी लगेगी? तो लाइट सोर्स से लाइट आएगी और ये लाइट जाकर शीशे पर टकराएगी। जब शीशे से टकराकर वापस आएगी इतनी देर में ये दांत उस खाली जगह को भर देगा और ये उस पर टकरा जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जब ये दांत हटेगा तो लाइट आगे चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो हम एक कमरे में जब बल्ब जलाते और उसे बंद करते तो वो लाइट दीवारों से टकराकर घूमती रहती कमरे में, पर ऐसा नहीं होता। बल्ब बंद करते ही अंधेरा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब लाइट शीशे से टकराकर इस दांत पर टकराएगी तो वो छितर जाएगी, बिखर जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि दांत हट जाए तो लाइट वापस चली जाए, ऐसा तो ना होने वाला। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। लाइट सोर्स से आई, शीशे पे टकराई, जब वापस आई तो जिस खाली जगह से लाइट आई थी उस खाली जगह को दांत ने आकर भर दिया। और ये टाइमिंग मैच की जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपके पास हाई स्पीड मोटर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि डिस्टेंस। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो, जो कि पता ही होगा, जाहिर सी बात है, मैं ये शीशा जहां भी लगाऊंगा नाप कर ही लगाऊंगा, तो वो तो कोई मुश्किल काम है नहीं। ये डिस्टेंस अगर मुझे पता हो, इस गियर का टाइम पता हो, कितना टाइम? वो वाला टाइम जिसमें कि एक खाली जगह को भरने के लिए दूसरा दांत एग्जैक्ट उसी जगह पर आ जाए कि वो लाइट को ब्लॉक कर ले, तो इसका मुझे टाइम चाहिए, ये मुझे दूरी चाहिए। इस डिस्टेंस को इस गियर के टाइम से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो स्पीड ऑफ लाइट निकल आएगा। ठीक है जी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को नापने के लिए अरमान फिजी ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो ये नहीं था। एक्चुअल में इसे क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा? एक्चुअल में वो फॉर्मूला था जो हम आज के समय जो फीडिंग प्रॉब्लम होती है, अगर आप में से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है या कर चुका है तो गेट की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें फीड प्रॉब्लम आती है, लेथ मशीन की फीड प्रॉब्लम, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पर देखो ये बात तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को सारे मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं देखने वाले, तो इसलिए इस कैलकुलेशन को आसान करके मैंने कुछ उसमें बदलाव कर दिए हैं, ताकि अगर आपने क्लास 8th तक का भी मैथ्स पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा तो आप उसे निकाल लोगे, मतलब कैलकुलेशन कर लोगे। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या करना है, चल जाओ भाई। ये क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, ये बार बार करना पड़ेगा क्या मेरे को? ऐसे नहीं, इसे हटाता हूं मैं। हाँ अब ठीक है। तो देखो होगा क्या, माफ करना दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था तो गलती से मेरे से यहाँ पर माइक बंद हो गया और आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और जब तक मुझे ये चीज पता लगी तब तक 15 मिनट बीत चुके थे, तो मैंने सोचा दोबारा रिकॉर्डिंग करने के बजाय आवाज अलग से डाल देंगे। तो जो चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ बस उसे थोड़ी देर झेल लो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे गियर के दो दांत के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और उसके लिए चाहिए मुझे सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब ये रेडियस मैं गियर को नाप के निकाल सकता हूँ, और ये जो n है ये है टोटल नंबर ऑफ गैप प्लस टोटल नंबर ऑफ टीथ। अब हमारे व्हील की खास बात ये थी कि जितना चौड़ा हमारा दांत होगा व्हील का दांत, उतना ही चौड़ा दो दांत के बीच में गैप होगा। अब इस चीज की वजह से हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम पूरे सरकमफेरेंस को टोटल नंबर ऑफ गैप प्लस टोटल नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दो दांत के बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। अब देखो मुझे निकालना है गियर के एक दांत को एक पोजीशन आगे जाने में लगने वाला टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जिस डिस्टेंस की बात हो रही है वो है दो दांत के बीच की खाली जगह, जो मैं निकाल चुका हूँ। अब चाहिए मुझे अपने व्हील या गियर के घूमने की लीनियर वेलोसिटी, और एक बार मेरे हाथ अगर वेलोसिटी लग गई और डिस्टेंस में निकाल चुका हूँ तो टाइम मेरे हाथ लग जाएगा, और ये टाइम उतना ही होगा जितना लाइट को आने और जाने में लगा। अब अगला काम है लीनियर वेलोसिटी निकालने का। तो देखो जब आपका गियर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो
इसका मतलब उसने एक सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय कर ली। अब अगर 1 सेकंड में वो 50 बार घूमता है तो यानी 1 सेकंड में उसने 50 बार सरकमफेरेंस को रिपीट कर लिया, यानी कि ये लीनियर डिस्टेंस में बदल जाएगा। अब अगर इस लीनियर डिस्टेंस को मैं उस व्हील के घूमने की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि RPS से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेवोल्यूशन पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब ये लीनियर वेलोसिटी में बदल जाएगा। अब देखो, जो आप BLDC मोटर लेके आओगे, हालांकि उस पर कितने वोल्टेज पर वो कितने RPM देगी ये पहले से ही मेंशन होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप टैकोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी घूमती हुई चीज के RPM, RPS ये निकाल के आपको दे सकता है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब अगर आपके पास अगर टैकोमीटर नहीं है, कोई बात नहीं, किसी बिजली वाले की दुकान पर चले जाना, उनके पास टैकोमीटर होता है, वो आपकी मोटर पर लगाकर तुरंत इसके घूमने के RPS आपको बता देंगे। मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी अब लीनियर वेलोसिटी में बदल गई, तो लीनियर वेलोसिटी हमारे हाथ लग गई तो डिस्टेंस पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई, तो गियर का टाइम पता लग जाएगा, यानी कि उसके मूवमेंट का टाइम, और वो टाइम निकलेगा डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर दें वेलोसिटी से। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमने ऊपर निकाला था, यानी कि दो दांत के बीच की दूरी, इसे हमने डिवाइड कर दिया वेलोसिटी से। जब हमने इससे डिवाइड करा तो 2πr से 2πr खत्म हो गया और हमारे हाथ बच गया 1/n इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गई टाइम के लिए इक्वेशन। अब अगर आप गौर करो तो लाइट की स्पीड को निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस और चाहिए लाइट को चलने वाला, यानी कि लाइट ने जो दूरी तय करी उसमें लगने वाला समय। तो समय तो हमारा वही वाला चल जाएगा जो हमने अपने व्हील की मदद से निकाला, और डिस्टेंस हमें मालूम है तो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया। तो डिस्टेंस जो लाइट ने ट्रेवल करा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, वो हो गया 2d और स्पीड ऑफ लाइट हो गई c। अब हमने क्या काम किया, क्योंकि ये भी टाइम के लिए है और जो हमने पीछे व्हील के लिए निकाला वो भी टाइम के लिए ही था, दोनों का टाइम बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला एग्जांपल समझाया था कि दरवाजे का टाइम बराबर होगा किसके टाइम के, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जाने और वापस आने के। तो वही सेम किस्सा यहां पर भी होगा, दोनों का टाइम बराबर होगा। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सी को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, अब ये फॉर्मूला मेरा बन के आ गया, स्पीड ऑफ लाइट निकल कर आ जाएगी। अब ये है फिजो की ओरिजिनल कैलकुलेशन। उन्होंने जो दूरी ली थी वो थी लगभग 8 किलोमीटर, और हाँ ये लेनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास हाइपर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कम दूरी में लाइट का टाइमिंग पता लगा सके, तब आपको ये काम करना पड़ेगा, मतलब दूरी बढ़ानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। तो अरमान फिजो का जो व्हील था उसके अंदर 360 गैप और 360 दांत थे, टोटल हो गए 720, तो ये वही 720। ये हो गया RPS, इतने RPS पे वो घूम रहा था। ठीक, ये वैल्यू पुट करी और ये आ गई आपकी लाइट की स्पीड, जो कि लगभग ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा थी, इतना एरर था उसमें। और कमाल की बात ये है कि लाइट की एग्जैक्ट वेलोसिटी आज भी हमें नहीं पता। जो वेलोसिटी आज के समय साइंटिस्ट मानते हैं ये एक रेफरेंस वैल्यू है कि लाइट की वेलोसिटी इसके आसपास हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू आज भी किसी को नहीं पता, और ये कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। लाइट की वेलोसिटी बहुत बार बदली गई है, ओलाफ रोमर ने कुछ और निकाली थी, फिजो ने कुछ और निकाली, उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए सबकी अलग अलग आई, लेकिन आज के समय जो स्टैंडर्ड मानी जाती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और ये कभी भी बदल सकती है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बदलेगी नहीं। तो आपके द्वारा नापी गई लाइट की वेलोसिटी में अगर कोई एरर आता है थोड़ा बहुत, तो ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, 5-10% का एरर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लाइट की स्पीड नापने की कोशिश एक बार मैं कर चुका हूं और बड़ी ही यादगार कहानी है उसकी, मतलब पता नहीं आपसे शेयर करूं ना करूं, पर कर लेते हैं, कोई नहीं, आपको मजा आएगा सुनकर। देखिए ये बात थी लॉकडाउन की, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद थे, मेरा कोचिंग भी बंद था, और मेरा पार्टनर इन क्राइम यानी मेरा दोस्त जिसने मेरे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था और मैं मैकेनिकल में, उसका भी ऑफिस बंद था। वैसे वो आज की डेट में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में सीनियर साइंटिस्ट है, तो वो छुट्टी आया हुआ था। मैंने उससे कहा कि चल भाई लाइट की स्पीड नापते हैं, तो उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरे पास सारे जुगाड़ है, बिजली का तामझाम तू संभाल लेना, और अगर मैकेनिकल जुगाड़ की जरूरत पड़ी तो वो मैं कर लूंगा। तो धान को बरसाने के लिए जो मैकेनिकल पंखा इस्तेमाल होता है, हमने सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया, ये जो आप इस टाइम वीडियो में देख रहे हो लेकिन इससे कुछ ना हुआ। फिर हमें समझ में आया कि हमें हाई स्पीड मोटर चाहिए, और उसके बाद क्या हुआ ये पहले आप वीडियो में सुन लो, फिर बताता हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको जहाँ पर लेकर आया हूँ ये है हमारा घेर। अगर आप कभी गाँव वगैरह गए हो तो घर से जो जगह अलग होती है उसे घेर कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैं दिखाने आपको लाया हूँ ये कि आपको यहाँ साइड में एक ग्राइंडर दिख रहा होगा, ये जो ग्राइंडर है, मतलब ये मोटर मैंने तब खरीदी थी जब मुझे लाइट के लिए एक्सपेरिमेंट करना था।
अब क्योंकि ये फिक्स आरपीएम पे घूम सकती थी तो इसका जुगाड़ बनाया उसने, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जानकारी थी, तो उसने एक ट्रांसफार्मर और एक सर्किट डिजाइन करके इसके आरपीएम को कंट्रोल करने लायक एक चीज बना ली। हमने उसे इसमें जोड़ दिया लेकिन फिर भी लाइट की स्पीड ना निकली। अब मेरी और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से इस ग्राइंडर के आरपीएम अभी भी कम थे। हेलो बोलो। तो उसने ये कहा कि देखो इलेक्ट्रिकली तो इसके आरपीएम बढ़ाना मुश्किल है, नहीं तो अब ये मोटर फूक जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैकेनिकली बढ़ा देते हैं। फिर मैंने 2 गियर की मदद से गियर ट्रेन बनाई, जिसमें बड़े गियर की मदद से छोटे गियर को घुमाया गया और छोटे गियर पे लगाया हमने पंखा और बड़ा गियर लगाया इस ग्राइंडर पर, जिसकी वजह से आरपीएम बढ़ गए। और हाँ, एक चीज बतानी भूल गया, जिस चीज को हम पंखा बोल रहा हूँ ये है लकड़ी काटने वाला व्हील। अब इससे पहले कि मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं जिससे हमने लाइट का एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कोशिश करी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर इस समय मैं हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खास है। ये इस समय जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये ड्रिप इरिगेशन के पाइप हैं। एक बार मुझे खेती का भूत सवार हुआ तो फिर मैंने 2 एकड़ में ड्रिप लाइन बिछवा दी। बड़ा मोटा खर्चा आया था उसमें, लेकिन ज्यादा फायदे का सौदा नहीं था, तो इसलिए वो निकलवा के मैंने वापस यहाँ डलवा ली। किसी को चाहिए तो मुझे बताना, प्लास्टिक के भाव में दे दूंगा। अब देखो, मुझे व्लॉगिंग तो आती नहीं है, तो इस वीडियो में इतनी सफेदी क्यों आ रही है ये मुझे नहीं मालूम। किसी कैमरे के जानकार से पूछूंगा और उसके बाद अगली बार अगर कभी इस तरह से मैं बाहर आया कैमरा लेकर तो इससे तो बढ़िया ही वीडियो बनाऊंगा। ये इतना वाइट क्यों दिखा रहा है मेरे को? थोड़ा अंधेरा चाहिए, कुछ ज्यादा ही वाइट दिखा रहा है। हाँ, तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये 1952 के आसपास ये लेंटर डला था, इस पूरे एरिया का सबसे पहला लेंटर। और इस पूरे एरिया की जो सबसे पुरानी ट्यूबवेल है, यानी कि जो सरकारी ट्यूबवेल के बाद, वो भी मेरे दादाजी ने लगाई थी। चलिए अब आपको आगे कहानी बताता हूँ। लेकिन लाइट की स्पीड अभी भी ना निकली। कारण ये था कि हम जो दूरी ले रहे थे वो बहुत कम थी, और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि हाईली सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर्स ये हम खरीद नहीं सकते थे। अब अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चाहिए था कई किलोमीटर की दूरी और बिल्कुल खाली मैदान, जो कि मिलना असंभव था। तो हमने एक प्लान बनाया कि हम पानी की टंकी पे चढ़ेंगे। मतलब अपना प्लान ये था कि एक पानी की टंकी पर चढ़कर वहाँ से हम लेजर मारेंगे, और जो दूसरी पानी की टंकी है जो कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूर थी, वहाँ पर लेजर को डिटेक्ट करेंगे। और ऐसा करके हमें बिना किसी ट्रैफिक के, मतलब टंकी इतनी ऊंची होती है कि बीच में कोई भी चीज नहीं होगी, तो आराम से सीधी लाइट मिल जाएगी। अब प्लानिंग हमारी हो चुकी थी, तो अपना तान तमूरा लेकर हम चल दिए। लेकिन रास्ते में नाकाबंदी हो रखी थी। नाकाबंदी मतलब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। सिर्फ असेंशियल सर्विस के लोग ही लॉकडाउन में खुलेआम घूम सकते थे, बाकी लोगों के लिए बिल्कुल पाबंदी थी। तो भैया पुलिस ने हमें धर लिया। अब मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख, ऐसा है, सारी सिचुएशन को मैं डील करूंगा, तो चुप रही हो। पुलिस वालों ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ से आ रहे हैं जी, और हम यहाँ जा रहे हैं। पूछने लगे क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा कि जी हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मतलब लाइट की स्पीड को नापने का। पुलिस वाले को हमारी दिमागी हालत पे शक हुआ। वो ये सोच रहा था कि लॉकडाउन की वजह से हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी हिल गई है और हम पगला गए हैं। उसने हमें बड़े प्यार से बैठाया और घर का नंबर पूछा, तो हमने मिला के दे दिया। अब ये बात हमें तब पता चली जब उसने फोन पर ये बताया कि आपके बच्चे जो हैं सड़क पर घूम रहे हैं और बड़ी ही अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि हम लाइट की स्पीड नाप रहे हैं। अब हमारे घर वालों को हमारी हरकतों के बारे में पता लग गया। वो लेने आ गए और भैया हम अपने घर चले गए, और हमारा एक्सपेरिमेंट कभी हो ही ना पाया। तो अगर आप में से कोई इसे करेगा तो अपन को बड़ी खुशी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।